नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 9 फरवरी को दाखिल होंगे नाम निर्देशन पत्र। 15 फरवरी को बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के लिए होगा मतदान। पदमपुर व जोधपुर में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में वर्क सस्पेंड। राइट टू हेल्थ विधेयक का चिकित्सकों ने किया विरोध। विधेयक को दोबारा पेश नहीं करने की मांग। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। आईएमए के बैनर तले एडिशनल एसपी से मिले चिकित्सक। रैकी करने वाला युवक गिरफ्तार। नामी चिकित्सक से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का बहुचर्चित प्रकरण। स्पिनिंग मिल शुरू करने संबंधी घोषणा की उम्मीद। मुख्यमंत्री 10 फरवरी को पेश करेंगे अंतिम बजट। और अब समाचार विस्तार से। प्रस्तावित राइट टू हेल्थ विधेयक को दोबारा पेश नहीं करने और न ही विधानसभा में पारित करने की मांग को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चिकित्सकों ने बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिन्हा को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह एरन ने बताया कि राजस्थान सरकार ने विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया है, जो विधानसभा के कई सदस्यों, चिकित्सकों और जनता की ओर से आपत्तियों और आलोचना के कारण समीक्षा के लिए प्रवर समिति को भेजा गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के इस अधिकार विधेयक पर डॉक्टरों से आपत्तियां दर्ज करने को कहा है। इसके बाद राज्य सरकार इस विधेयक को फिर से पेश करने और इसे विधानसभा से पारित कराने की योजना बना रही है। डॉक्टर एरन के अनुसार इस प्रस्तावित विधेयक में बहुत सी ऐसी खामियां हैं जिनके चलते राज्य के सभी चिकित्सक एवं अस्पताल इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का दायित्व है। राज्य सरकार ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं का उपलब्ध करवाने में पूर्णतः सक्षम भी है, लेकिन इस बिल के माध्यम से सरकार निजी अस्पतालों से बिना इमरजेंसी को परिभाषित किए इमरजेंसी के नाम पर निःशुल्क सेवाएं लेना चाहती है। किसी भी अन्य उद्यम, व्यवसाय, उद्योग अथवा व्यापार की तरह निजी अस्पतालों को अपने स्तर पर ही संसाधन जुटाने होते हैं तथा बिना संसाधनों के कोई भी व्यवसाय अनिश्चित काल तक निःशुल्क सेवाएं नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में निजी अस्पतालों को भविष्य में गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से निजी अस्पताल जो पहले ही गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। बिल ला रही है। राइट टू हेल्थ न डाउट कि हर एक नागरिक का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार देने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट की या प्राइवेट प्लेयर्स की? गवर्नमेंट पहले बिल लेकर आई थी राइट टू फूड, तो गवर्नमेंट ने ये किया था क्या कि कोई भी प्राइवेट ढाबा, कोई भी प्राइवेट होटल है वो इनको 8 रुपए में खाना खिलाए, या उन्होंने इंदिरा रसोई खोली थी? गवर्नमेंट या तो ये कहता है कि प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है, हमारे पास कोई सामान नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम हॉस्पिटल्स नहीं चला सकते, इसलिए हम जिम्मेदारी दे रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल को कि वो मुफ्त में इलाज करें, सारा कुछ मुफ्त में करें, अपनी जेब से पैसे लगाएं। उनके ऊपर 50 तरह के हम टैक्स लगा के उनसे पैसे लेंगे और उसके बावजूद उन्हें कहेंगे इलाज मुफ्त में करें। कौन देगा पैसा इसका? हमारे लोगों के यहाँ कोई पेड़ लगे हुए हैं जिससे हम पेड़ पैसे तोड़कर उनका इलाज कर देंगे? कोई लॉजिकल बात करें। या गवर्नमेंट कहते हैं कि हम पूरी तरह फेल है, हमारे बस का नहीं है, राइट टू हेल्थ बिल हम प्राइवेट प्लेयर्स पे ही डाल रहे हैं। इमरजेंसी में कोई मरीज है, आज कोई डॉक्टर खुद बीमार है या उसके घर में कोई फंक्शन है, वो नहीं देख पाता मरीज को, तो आप तो बिल बनाकर उसे कानून के उसको जेल में डाल दोगे कि आपने इमरजेंसी में इलाज नहीं किया। फॉरेन तक में एक डॉक्टर के ड्यूटी के घंटे निर्धारित हैं, 8 घंटे 10 घंटे के बाद उसको ड्यूटी पे बुला नहीं सकते आप। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 24 घंटे एक आदमी 365 दिन 24 घंटे अपने हॉस्पिटल में सेवाएं दे। कोई भी मरीज किसी भी समय आ जाए, वो कहते मुझे इमरजेंसी है, सिर्फ कहना है, डिफाइन नहीं है इमरजेंसी क्या है, आपने कोई नियम नहीं बना रखा। आज भी अगर कोई एक्सीडेंट का केस आता है, कोई इस तरह की इमरजेंसी आती है, डॉक्टर अपने स्तर पर प्राइमरी ट्रीटमेंट देके जहाँ भी उसका उचित इलाज हो सकता है वहाँ भेजते हैं। आपकी इमरजेंसी सेवाएं हर कॉलेज, हर जिले में तो आपका मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, आप कह रहे हैं हर जिले में आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आप कह रहे हैं हमारी सीएचसी बहुत अच्छी है, हमारी पीएचसी बहुत अच्छी है, हर जगह पे हमने सुविधाएं प्रोवाइड करा रखी है, तो फिर आप वहाँ पे इलाज नहीं दे सकते उनको इमरजेंसी में? आप ये क्यों कह रहे हैं कि हर एक हॉस्पिटल हर 24 घंटे इमरजेंसी इलाज दे? पॉसिबल है ये एक आदमी के लिए ऐसा काम करना? आपके क्या अफसर सारे दिन 24 घंटे बैठे रहते हैं? आपके डॉक्टर सारे 24 घंटे बैठे रहते हैं? आपका ओपीडी क्या 24 घंटे चलता है? आपकी सिर्फ एक इमरजेंसी चलती है 24 घंटे, जिसमें डॉक्टरों की बारी बारी से ड्यूटी लगती है, कोई एक डॉक्टर नहीं होता वहाँ। तो इस तरह के जो काले कानून, असल में ये है काले कानून। हम आज यहाँ पे सीएम साहब के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि जो आरटीएच राइट टू हेल्थ जो बिल राजस्थान सरकार ला रही है, हम बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके जो इस तरह के प्रावधान लागू किए गए हैं, ये पूरी सरकार की विफलता है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चिकित्सक नहीं है, साधन नहीं है, और ये सारा जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे डाल रहे हैं।
कि आप कोई हॉस्पिटल है आपका, उसमें कोई एक्सीडेंट या कोई इमरजेंसी वाला आता है तो पहली बात तो इमरजेंसी डिफाइन नहीं है, इमरजेंसी क्या है। मरीज की कोई भी दिक्कत होती है वो इमरजेंसी होती है उसके लिए। तो दूसरी बात, उसको अगर मेरे पास सुविधा नहीं है हार्ट की तो उसको मैं कहीं दूसरी जगह भेजूंगा प्राइमरी ट्रीटमेंट देके, तो उसको भेजने तक का एम्बुलेंस का सारा खर्चा मेरा होगा, उस हॉस्पिटल का होगा। इसका रिएम्बर्स कैसे होगा, इसका कोई इसमें प्रावधान नहीं है। और फिर इसकी रिड्रेसल के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसमें कोई चिकित्सक IMA का कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो ये एक तरह के आप अपनी विफलताओं को मतलब छुपाने के लिए, और राज्य सरकार जो ये कर रही है कि हम RT चला रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, कैसे दोगे आप? तंबू लगा की सुविधा दोगे, कैसे दोगे? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराओ ना सारी हॉस्पिटल में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाउन शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की है। इस संबंध में बुधवार को IMA जिलाध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह एरन के नेतृत्व में चिकित्सकों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस से मुलाकात कर उन्हें जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके लिए हम भी कलेक्टर महोदया से बात करेंगे, ज्ञापन देंगे, SP साहब से मिलेंगे। हालांकि वो काफ़ी कोऑपरेट हैं, कर रहे हैं पुलिस, लेकिन फिर भी हम उनको देंगे क्योंकि इस तरह के अब अननोन कॉल्स आते हैं पेशेंट्स के। हमें तो हर किसी को फ़ोन उठाते हुए घबराहट होती है, पता नहीं किसका कॉल आ जाए, कौन धमकी दे दे। तो ये भी बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर भी हम बात करेंगे। कहीं धमकी मिली है? बिल्कुल दोबारा धमकी मिली है और बहुत ही चिंताजनक बात है। और हम पूरी हमारी गुजारिश है प्रशासन से कि उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए और इस पर पूरा ध्यान दें। टाउन शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर पारस जैन को व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के बहुचर्चित प्रकरण में पुलिस ने रैकी करने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हर्ष अरोड़ा उर्फ काकू निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन के रूप में हुई है। इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है, जबकि इस प्रकरण में संलिप्त विधि से संघर्षरत एक बालक को पुलिस निरुद्ध कर चुकी है। टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश तारण ने बताया कि पूर्व में इस मामले में रहमान उर्फ बबलू निवासी वार्ड 5 नई खुंजा हनुमानगढ़ जंक्शन व चंदन सिडाना निवासी गांव सहजीपुरा PS सदर हनुमानगढ़ हाल में मां अंबे वैली कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन को गिरफ्तार किया था। इसके साथ एक किशोर को निरुद्ध किया। किशोर को किशोर न्याय बोर्ड में पेश कर बाल संप्रेषण गृह भिजवा दिया गया। रहमान उर्फ बबलू व चंदन सिडाना का PC रिमांड मंजूर करवाया गया। इनसे हुई पूछताछ के बाद डॉक्टर पारस जैन की रेकी करने के आरोप में मंगलवार को हर्ष अरोड़ा उर्फ काकू को गिरफ्तार किया। बुधवार को तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर चंदन सिडाना व हर्ष अरोड़ा उर्फ काकू का 3 दिन का PC रिमांड मंजूर करवाया गया। वहीं रहमान उर्फ बबलू को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। मामले में अनुसंधान जारी है। जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में डॉक्टर पारस जैन जी को धमकी देने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस मुकदमे में पहले 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया। कल एक अभियुक्त को जिसने वहाँ की रेकी की है उसको और गिरफ्तार किया गया। उनमें से 2 का रिमांड हासिल किया गया और एक मुलजिम को जेशी करवाया था। जयपुर वाले मामले में भी इनका कोई रोल? ये इसमें रहमान उर्फ बबलू और एक नाबालिग था, ये जो जयपुर गए थे, लेकिन वहाँ पर इनको कोई काम उन्होंने सौंपा नहीं और ये वापस आ गए। पूर्व में कोई मुकदमे सर इनके खिलाफ? नहीं, ऐसा कोई समाचार है नहीं, शायद उनके पास कॉल आई होगी। सर जंक्शन वाले मामले में इनका कोई हाथ? नहीं, जंक्शन वाले मामले में इनका अभी तक कोई रोल है वो साबित नहीं हुआ। और कोई इस मामले में? नहीं, फिलहाल अभी कुछ नहीं है, अनुसंधान है वो जारी। बार संघ हनुमानगढ़ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव प्रक्रिया के तहत 15 फरवरी को मतदान होगा। इससे पहले गुरुवार को नाम निर्देशन दाखिल किए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद दोपहर 2 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मैदान में बचे अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी।
15 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा। दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। बार संघ के अध्यक्ष पद के लिए इस बार जिन नामों की चर्चा है उनमें अधिवक्ता जयपाल झोरड़, नरेंद्र माली, भगवान दास रोहिल्ला, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत, मदन पारिक व सुरेंद्र शेखावत शामिल है। वहीं बार संघ के वर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेघा ने इस बार चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की है। चुनाव अधिकारी अधिवक्ता वतनदीप सिंह माल ने बताया कि जिस अधिवक्ता ने प्रैक्टिस की 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है वह अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा 10 वर्ष से वकालत कर रहे अधिवक्ता उपाध्यक्ष, सचिव, पुस्तकालय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के योग्य है। उन्होंने बताया कि इस बार हो रहे चुनाव में बार काउंसिल के आदेश पर बार संघ के निवर्तमान अध्यक्ष की ओर से एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी की ओर से वोट बनाए गए हैं। इन वोटों में आपत्ति के बाद 577 वोटों को फाइनल किया गया है। इन 577 वोटों के आधार पर ही मतदान होगा। बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के लिए वर्ष 2023 के लिए जो चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए 15 फरवरी 2023 को मतदान होना है और 9 फरवरी 2023 को नाम निर्देशन भरे जाएंगे, जो कि 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय है और 2 से 3 बजे तक जो अभ्यर्थी हैं उनके फार्मों की जांच की जाएगी। नेक्स्ट डेट 10 फरवरी 2023 को नाम वापस लेने की प्रक्रिया है, जो कि 10:30 बजे से 1 बजे तक है और उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों के फार्म सही पाए जाएंगे और नाम रहेंगे उनकी लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। दिनांक 15 फरवरी को चुनाव के मतदान होगा, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक है और 2 बजे से मतगणना शुरू होगी, जो कि चुनाव के परिणाम तक जारी रहेगी। बार संघ के वर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेघा ने बताया कि बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के लिए चुनाव हर साल दिसंबर माह में होते आए हैं, लेकिन इस बार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सभी बार संघों के चुनावों पर रोक लगा दी गई थी। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि पूरे राजस्थान में एक ही दिन चुनाव करवाए जाएंगे, परंतु बार संघ ऑफ राजस्थान की ओर से दोबारा एक और पत्र जारी किया गया। इसमें पहले जारी किए गए पत्र पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी। इस पर पिछले दिनों बार संघ हनुमानगढ़ की साधारण सभा की बैठक की गई। इसमें तय किया गया कि चुनाव अधिकारी नियुक्त कर चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। बार संघ हनुमानगढ़ की वर्ष 2023 की कार्यकारिणी के लिए चुनाव दिसंबर में होता है हमारा, लेकिन इस वर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डायरेक्शन के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सभी चुनावों पर रोक लगा दी गई थी, जिसके संबंध में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि समस्त राजस्थान में एक ही दिन चुनाव कराए जाएंगे। परंतु अभी दोबारा उन्होंने बार संघ ऑफ राजस्थान द्वारा एक लेटर पुनः जारी किया, जिसमें उन्होंने पहले जारी किए लेटर को कुछ समय के लिए उस पर रोक लगा दी। इसलिए अभी बार संघ की साधारण सभा की मीटिंग की गई, जिसमें यह तय किया गया कि चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं, जिसके अनुसरण में मैंने वतनदीप सिंह मान जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। पदमपुर व जोधपुर में अधिवक्ताओं के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में हनुमानगढ़ बार संघ के बैनर तले अधिवक्ताओं ने बुधवार को वर्क सस्पेंड रखा। अधिवक्ताओं ने दोनों ही मामलों में मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी करने की मांग की। बार संघ अध्यक्ष मनजिंदर सिंह लेघा ने बताया कि पदमपुर बार संघ के सदस्य अधिवक्ता के चैम्बर में घुसकर उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पदमपुर बार संघ के अधिवक्ताओं की ओर से आंदोलन किया जा रहा है। श्री गंगानगर बार संघ की ओर से भी इस घटना के खिलाफ मंगलवार को वर्क सस्पेंड रखा गया था। उनके आह्वान पर बुधवार को हनुमानगढ़ बार संघ की ओर से भी वर्क सस्पेंड किया गया है।
ये कि पदमपुर जो बार संघ है उसके हमारे एक अधिवक्ता के चैम्बर में घुसकर उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिस संबंध में वहाँ तहसीलदार और जो मुलजिम हैं उनको गिरफ्तारी के लिए वहाँ आंदोलन चल रहा है। तो गंगानगर बार संघ द्वारा अभी कल उसका वर्क सस्पेंड किया गया था, जिनके आह्वान पर आज हनुमानगढ़ बार संघ ने भी वर्क सस्पेंड किया है, जिस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा आज वर्क सस्पेंड प्रस्ताव न्यायालय में दिया गया है। और अभी जोधपुर में भी एक पुलिस कर्मियों द्वारा एक हमारे अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई थी, जिस संबंध में भी वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। तो उसके विरोध में भी आज हमने वर्क सस्पेंड किया है। गांव नवा में बुधवार सुबह गली से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की विद्युत तार अचानक टूटकर गिर गई। गांव नवा में बुधवार सुबह गली से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की विद्युत तार अचानक टूटकर गिर गई। तार टूटकर घर के आगे गली में खड़ी बाइक पर गिरने से बाइक में आग लग गई। जब तक ग्रामीण आग बुझाते तब तक बाइक पूरी तरह जल चुकी थी। यही नहीं, 2 पालतू भैंसें भी विद्युत तार टूटने से करंट की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि भैंसों की जान बच गई, उनके पैरों पर करंट लगा। तार टूटकर नीचे गिरने के बाद करीब 1.5 घंटे तक उसमें करंट प्रवाहित होता रहा। इस दौरान ग्रामीणों की सांसें अटकी रही। बाद में विद्युत सप्लाई बंद होने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद मौके पर एकत्रित ग्रामीणों ने डिस्कॉम अधिकारियों व कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए रोष प्रकट किया। ग्राम पंचायत नवा, ठीक है साहब। मैंने इन बिजली वालों को 2-4 बारी पहले भी किया, भी यहाँ पर तार सपन कर रही है, आप इसको ठीक करके जाओ, ठीक है। वो कहते भी आप पर थोड़ी कोई गिरती है, ठीक है ना, गिरेगी तो हम अपने आपके हिसाब से नहीं, मैं अपने हिसाब से हम काम करेंगे, आपके कहने पे से हम नहीं आएंगे। उसके बाद आज सुबह करीबन 10-10:30 बजे, ठीक है, हम घर में बैठे थे। घर में बैठे में तार टूट गई और नीचे बैग खड़ा था। पहले तो तार भैंसों के पैरों में आगे, दोनों भैंसों घबराई हुई है। अभी तक चारा पानी अभी तक भैंसों ने नहीं खाया, मेरी भैंसों ने। ठीक, बैग मेरा मोटरसाइकिल पर, गांव वाले ने जो शोर मचाया, हम भी घबरा गए। हम बच्चों को पकड़ने के लिए पकड़ने लगे तो इतने में हमारा बैग जल गया। जलने में हमारे तो कुछ साहब को अनपढ़ बंदे थे, हम तो कोई नंबर तो जानते नहीं थे। अवतार सिंह है, हमारे लोकल काम करता है, हमें उसको घंटे की होता है, हम तो 14 काम कर रहे हैं। मैंने बोला साहब आप तो काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास फ़ोन है तो आप किसी को अधिकारी को फ़ोन मार दो, लाइट तो बंद करवा दो। कह भी वो तो मेरा काम नहीं है। गली के अंदर मेरा बच्चा गया और एक लोकल बंदा बैठा, चाबी उनको दे रखी थी। वो बेचारा 1.5 घंटे के बाद उसने तार काटी, तो हमारे गांव वालों को हमें कुछ संतुष्टि आई है जी। बहुत दुख की बात है, लेकिन ये घटना बात ये आप देख ही रहे हो। इसकी भैंसें हैं, जो भैंसों के भी नुकसान हुआ है। ये मोटरसाइकिल भी जल गया और मोटरसाइकिल जल के बच्चे खेल रहे थे। ये तो खुदा न खास्ता बच्चे दूर थे, इसलिए जो थोड़ी घटना टल गई बच्चों की। बाकी हमने तो कई और एप्लीकेशन भी लगाई है। भी हमने कहा भी आप इसकी ये जो तार है, ये तार चेंज करो आप। ये इन्होंने कोई सुनाई नहीं करते, ना कोई लाइनमैन करता है या ना कोई किसी। ये बात मिलना चाहिए जी, इतना नुकसान हुआ है, मुआवजा मिलना चाहिए इनको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 फरवरी को अपने कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट पेश करेंगे। अंतिम बजट में प्रदेश के जिलों की शेष रही बड़ी मांगों संबंधी घोषणा हो सकती है। हमने जब इस बारे में क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के नेताओं व जनप्रतिनिधियों से उनकी राय जानी, तो सबका कहना था कि 10 फरवरी को आने वाला बजट हनुमानगढ़ जिले के लिए अनेकों सौगातें लेकर आएगा। आइए आप भी देखिए स्काई न्यूज के लिए विशेष पेशकश। 10 तारीख को इस सरकार का अंतिम और महत्वपूर्ण बजट आने वाला है। इस बजट में पूरे हनुमानगढ़ जिले को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, व्यापारी हो, सर्व वर्ग को उम्मीद है कि यह बजट शानदार पेश होगा। और हमने जो हमारे क्षेत्र की विभिन्न बड़ी बड़ी मांगे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। जिस तरह से पिछले 4 बजटों में हनुमानगढ़ जिले का मान सम्मान रखा गया, हमें उम्मीद है कि आने वाले 10 फरवरी बजट में हनुमानगढ़ जिले को अनेक सौगातें मिलेगी। इससे हमें नौहर क्षेत्र की बात करूं तो मैं रोडवे डिपो की मांग की गई है, ITI कॉलेज की मांग की गई है,
वेटनरी कॉलेज की मांग की गई है, पल्लू में कॉलेज खोलने की मांग की है, हनुमान नौर उप जिला चिकित्सा ब्लड बैंक की मांग की गई है। इसके साथ एटा सिंगरासर हो, सुई ब्रांच हो, अन्य नहरों के खाड़ों की विभिन्न तरह की मांगें की गई है। आने वाले समय के अंदर जो राजस्थान सरकार अपना बजट पेश कर रही है उसके अंदर हमारे यहाँ के विधायक चौधरी विनोद कुमार जी ने एक तो हमारे जो मीठे पानी के लिए कि हमारे हर मोहल्ले के अंदर हर वार्ड के अंदर मीठा पानी जाए, इसके लिए बजट का प्रावधान करने की मांग की है। एक जो हमारे किसानों के लिए पक्के खाड़ों के बारे में उनके बजट भी मांग की है। एक जो हमारी स्पिनिंग मिल है इसके बारे में कि ये हमारी स्पिनिंग मिल है पुनः चालू हो, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है वो हमारी मांग पूरी करेंगे और हमारे हनुमानगढ़ के यही काम रह रहे थे 3 वो पूरे हो जाएंगे, जिससे हमारे हनुमानगढ़ के अंदर जो पहले भी 70 सालों में काम नहीं हुआ था वो हुआ है, और ये जो काम रहे थे हम उम्मीद करते हैं ये भी हमारे काम पूरे होंगे। 10 फरवरी को जो बजट आ रहा है उसके अंदर हमारे हनुमानगढ़ के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, और मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ के लोगों की नब्ज़ टटोल के गए हैं। अभी जो पीछे मुख्यमंत्री जी का दौरा था वो बजट के उसी में था, और यहाँ के लोगों की नब्ज़ को टटोल के यहाँ क्या क्या काम होने चाहिए बाकी रह गए हैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी जो हमारी यहाँ की मांग है वो स्पिनिंग मिल की है, और सार्वजनिक रूप में सभा के अंदर स्पिनिंग मिल की मांग जो है सीएम साहब ने व्हाट्सएप किया और उनकी नज़र में है, और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है क्योंकि उससे किसानों को, व्यापारियों को और मजदूरों को सबको फ़ायदा होगा, और हनुमानगढ़ की एक जो शान थी, धरोहर थी, वो शुरू होगी। तो हमें बहुत उम्मीद है। अभी पीछे लेटर भी आया है जो हमने ज्ञापन दिया था उसका जवाब भी आया मुख्यमंत्री कार्यालय से, तो हमें बहुत उम्मीद है। और युवाओं के लिए भी बहुत सारी उम्मीद है कि जॉब्स की है, और इसके बाद में हमारे यहाँ पे खेल स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा रुझान है यहाँ पे, तो हो सकता है स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ मिले। और बुड्ढा जोड़ साहब जो दौरा किया उन्होंने गुरु घर के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ भी उसके लिए भी कोई प्लानिंग हो। और पंजाबी अध्यापकों की जो मांग हमारी थी, यहाँ की पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद पंजाबी अध्यापक नहीं थे, तो हमें उम्मीद है कि पंजाबी अध्यापकों की भी भर्ती होगी, तो काफ़ी उम्मीद भरा रहेगा। अभी 10 तारीख को राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत बजट पेश करेंगे, तो उनसे हमारी हनुमानगढ़ के नागरिकों की, जनता की ये उम्मीद है कि तो हमारी जो यहाँ पे हनुमानगढ़ में स्पिनिंग मिल बंद हुई पड़ी है, जो हज़ारों गरीबों का रोज़गार यहाँ से चलता था। दूसरी हमने किसान वर्ग के लिए उनसे मांग की थी कि यहाँ पे अगर शुगर मिल की हमें सौगात मिल जाए, और तीसरी हमने उनसे मांग की थी कि इस हनुमानगढ़ को राइस बेल्ट घोषित किया जाए। और हमारे जिला परिषद डायरेक्टरों की कुछ मांगें थी, उन मांगों को लेके भी हमने ज्ञापन सौंपा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में हमारे हनुमानगढ़ की जो ये हमारे आम आदमी की जो सारी मांगें हैं ये भी प्रमुखता से वहाँ पे उठाई जाएगी, और हम उम्मीद करते हैं राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से कि वो हनुमानगढ़ को ये स्पिनिंग मिल की सौगात देंगे, जिससे हज़ारों गरीबों का रोज़गार, घर चलेगा, रोज़गार चलेगा उनका। और दूसरी बात, जो यहाँ पे पंजाब के सटा हुआ हमारा राजस्थान आ गया, जैसे हनुमानगढ़ है, तो यहाँ पे जहरीली हवा, जहरीला पानी, सब कुछ ऐसी हवा चल रही है यहाँ पे, क्योंकि फसलें जो हमारी है सारी सारी, जैसे धान की फसल हो, कनक की फसल हो, गेहूं की फसल, उसमें सारा दिन जहर की, दुनिया भर की जहर उसमें होने लग गया। कैंसर जैसे रोग हमारे गाँव में घर घर तक पैर पसारने लग गए। हमने उनसे ये उम्मीद की है और उनसे निवेदन किया कि हनुमानगढ़ में गन्ने की फसल जो है 300-400 प्रति क्विंटल के हिसाब से, प्रति बीघा के हिसाब से यहाँ पे होती है। अगर यहाँ पे शुगर मिल की सौगात हनुमानगढ़ को मिल जाए तो यहाँ पे किसानों के खेत में गन्ना होने लग जाए, जिससे किसान का कर्जा भी उतरेगा, किसान का फसल का भी जो है वो भी चेंज होगा तरीका, यहाँ पे पानी जो है उसकी भी बचत होगी, और जो जहरीली जो है स्प्रे वगैरह गिरती है उसकी भी यहाँ पे कमी आएगी, जिससे आमजन भी यहाँ पे अपनी पूरी उम्र दराज जी सकेगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
जंक्शन के वार्ड 10 सेक्टर 12 स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी में हर साल की भांति इस बार भी सालाना शहीदी समागम मनाया जा रहा है। सालाना शहीदी समागम के तहत गुरुद्वारा साहिब में 27 जनवरी से लड़ीवार श्री अखंड पाठ साहिब जारी है, जो 26 फरवरी तक जारी रहेंगे। 9 फरवरी से 23 फरवरी तक रोजाना अलसुबह 4:30 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 24 फरवरी को सुबह 8:30 बजे से गुरुद्वारा साहिब से नगर कीर्तन रवाना होगा। 26 फरवरी को सुबह 10 बजे से मुख्य समागम का आयोजन होगा। सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु गुरुद्वारा साहिब के सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सालाना शहीदी समागम में गुरप्रीत सिंह श्री गंगानगर वाले, ठाड़ी जत्था बलविंदर सिंह मिलापी, कविसरी जत्था मक्खन सिंह, ज्वाला सिंह, संदीप मलोट गुरुवाणी से संगत को निहाल करेंगे। बुधवार को 5 परिवारों की ओर से रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला गया। साथ ही 5 परिवारों की ओर से श्री अखंड पाठ साहिब का प्रकाश करवाया गया। शहीदी समागम के उपलक्ष्य में चल रहे लड़ीवार श्री अखंड पाठ साहिब के दौरान बुधवार को भी क्षेत्र की साध संगत ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया। इस मौके पर मुख्य सेवादार जनरैल सिंह सहित कई अन्य सेवादार व संगत मौजूद रही। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी हनुमानगढ़ जंक्शन विखे हर साल की तरह इस साल भी सालाना शहीदी जोड़ मेले संगतां बड़े श्रद्धा भावना नाल मना रही हैं। इस 27 जनवरी तो लैके और 26 फरवरी तक श्री अखंड पाठ साहब की लड़ी चल रही है, जिस विच अज 5 परिवारों वालों अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए और 5 ही परिवारों वालों अखंड पाठ साहब प्रकाश करवाए जाने हैं। 9 फरवरी तो प्रभात फेरी सवेरे 4:30 बजे की रवानगी होनी है भाई, और 24 फरवरी का विशाल नगर कीर्तन संगतां ने रल मिल के निकालना है, और 26 फरवरी का मेन समागम है, जिस विच पंथ के प्रसिद्ध ढाडी कीर्तनी संगतां नूं कथा कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। गुरु का लंगर अटूट वरत रहा है। 12 साल से 16 साल तक के फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन करने के लिए जिंक फुटबॉल एकेडमी राजस्थान उदयपुर के प्रशिक्षकों की टीम बुधवार को टाउन के नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में पहुंची। टीम में शामिल प्रशिक्षकों की ओर से पंजीयन के बाद खिलाड़ियों को टीम में बांटकर मुकाबले करवाए गए। 2 दिवसीय ट्रायल गुरुवार को भी चलेगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। टीम की ओर से चयनित खिलाड़ियों का उदयपुर स्थित अकेडमी में कैंप होगा। कैंप में प्रदर्शन के आधार पर अंडर 14 और अंडर 17 टीम खिलाड़ियों का अंतिम चयन किया जाएगा। हम लोग जिंक फुटबॉल एकेडमी राजस्थान उदयपुर से आया है सिलेक्शन करने के लिए। ज़्यादातर बच्चों को जो 12 साल से 16 साल तक
बच्चे जो है इस कैटेगरी के हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। ये प्रिलिमिनरी सिलेक्शन है। यहाँ से जो बच्चे सिलेक्शन होएगा उसके बाद हम लोग उनको हमारा एकेडमी में बुलाएंगे, वहाँ पे जाकर उनको फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो हमारा उधर रह जाएगा। और ये जो हमारा जो एकेडमी है ये रेसिडेंशियल है। यहाँ पे फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री एजुकेशन सारी प्रबंध किया जाता है। और आज हाल ही में हम लोग का बहुत अच्छा एकेडमी जो वहाँ पे है, बच्चे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग अंडर 17 यूथ कप में गया था, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो ये बच्चे जो यहाँ से चुन के जाएंगे उनका भविष्य बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक के सपोर्ट से जिंक फुटबॉल एकेडमी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। कितने बच्चों का यहाँ से होगा सर? यहाँ पे तो लगभग अभी 100 के आसपास मैं बच्चा दिख रहा हूँ। तो हम लोग अभी सबका नाम दाखिला कर रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्री कर रहे हैं। उसके बाद हम टीम बना के उसको खिलाएंगे, देखेंगे उनका काबिलियत कैसा है, क्या क्वालिटी है। उसके बाद प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगा यहाँ पे, उसके बाद आगे जाएंगे। मकसद क्या रहता है सर? मकसद है ये इंडिया के लिए खिलाड़ी तैयार करना। पहले तो उधमपुर के लिए भी ये शान बन जाए, राजस्थान के लिए शान बन जाए, उसके बाद देश के लिए भी वो आगे बढ़ पाए इंडिया फुटबॉल को तरक्की करने के लिए। अब तक कितने खिलाड़ी हैं? अभी तक तो हमारा 4 खिलाड़ी इंडिया टीम में बुलाया गया है, वो स्पेशली द अंडर 17 इस ग्रुप में। हाल ही में हमारा अंडर 17 इंडिया जो पार्टिसिपेंट किया है उसमें सब चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। वहाँ पे जो गोलकीपर था वो हमारा बेस्ट गोलकीपर ये रहा उस चैंपियनशिप में, जो साहिल पुनिया। और हाल ही में हम लोग अभी गोवा में प्रीलिमिनरी राउंड हुआ था अंडर 17 का, वहाँ पे अभी 2 लड़का सिलेक्ट हुआ, जंग बिंगतंग और आशीष। ये 2 लड़का नया सिलेक्शन, अभी 3 लड़का इंडिया टीम में खेल रहे हैं। विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री महेश शर्मा के पहली बार हनुमानगढ़ आगमन पर विप्र फाउंडेशन की ओर से जिला कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विप्र फाउंडेशन जिलाध्यक्ष अश्विनी पारी, नगर परिषद के पूर्व सभापति यादवेंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव जसवीर शर्मा, उपाध्यक्ष लोकेश शर्मा, पूर्व पार्षद महेश शर्मा ने विप्र फाउंडेशन की पट्टिका एवं साफा पहनाकर राज्य मंत्री महेश शर्मा का स्वागत किया। साथ ही महेश शर्मा के साथ पधारे कुलदीप राजपुरोहित का भी माला पहनाकर स्वागत किया। विप्र फाउंडेशन जिलाध्यक्ष अश्विनी पारिक ने फाउंडेशन की ओर से जिले में किए जा रहे सामाजिक कार्यों के बारे में बताया। क्या है और समाज की अपेक्षाएं विप्र कल्याण बोर्ड से क्या है, इन पे हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ बैठे। और ऐसी चर्चाएं, परिचर्चाएं होती रहनी चाहिए। देखिए, कभी ऐसी स्थिति थी, जैसे भाई साहब बता रहे थे चेयरमैन साहब, जब 180 विधानसभा में सीटें थी, जब हमारी उपस्थिति थी 65 विधायक होते थे। तो 65 विधायक है तो उनमें से मंत्री बनेंगे तो आधे से भी ज्यादा बनेंगे। इतनी संख्या में जीत के आते हैं तो आधे से भी ज्यादा बनेंगे। और आप ये देखो, सन 52 से और आज 2023 आ गई, कभी हमारे 4 से कम कैबिनेट मंत्री नहीं रहे कांग्रेस पार्टी में। और पार्टी में बात नहीं करता। और पार्टी की आप देखो, पिछले बार जितना बोर्ड बनाने के लिए हमें ताकत नहीं लगानी पड़ी, उतना एक कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए ताकत लगानी पड़ी। जो जब हम 2.5 साल को दान प्रदर्शन समाज में गए, जब अरुण चतुर्वेदी जी उसका 2.5 साल के लिए कैबिनेट मंत्री बने। राजस्थान की सरकार ने विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया और उसे उसकी प्रथम सेवक की जिम्मेदारी मुझे प्रदान की गई। परंतु मेरे काफ़ी टाइम हो गया उसमें। मेरे यहाँ विभिन्न सामाजिक संगठन, अश्वनी भाई मुझे कई बार यहाँ बुला रहे थे, परंतु कई व्यस्तताओं के चक्कर में आ नहीं पाए। आज मैं यहाँ सभी सामाजिक संगठनों से, समाज के जनप्रतिनिधियों से, समाज के बंधुओं से विचार जानने, उनकी अपेक्षाएं जानने, विप्र कल्याण बोर्ड क्या काम कर रहा है उसके बारे में परिचर्चा करने यहाँ आया हूँ। देखिए, सुझाव हैं जो मेन जो सुझाव हैं, बच्चों को हॉस्टल की व्यवस्था, कोई स्कॉलरशिप की व्यवस्था, ये व्यवस्थाओं के लिए ज़्यादातर सुझाव आते हैं। और जो हमने प्रयास करके और जो भी बजट घोषणाओं के लिए प्रस्ताव भेजे उनको मैंने समाज को बताया। कुछ जो विप्र कल्याण बोर्ड के गठन के बाद जो हमने बहुत नीति निर्धारक महत्वपूर्ण काम किए उनके बारे में अवगत कराया। और ये चर्चाएं परिचर्चाएं होंगी तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आगे भी हमारे पास नए नए प्रस्ताव आएंगे और हम सरकार के पास उनको लागू करेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।